अरे हम हैं सुरेश, खोलो तो। अरे क्या पिंकी, कितना टाइम लगे दरवाजा खोलने में? कुत्ते में कोई मुझे देख लेता तो। हमें लगा हमारे या तुम्हारे घर वालों में से अरे कोई। किसे पता कि हम यहाँ छुपे हुए? माफ कीजिएगा मिसेस सुरेश प्रकाश, स्वागरात के दिन आपको समोसे की दावत से ही काम चलाना पड़ेगा जी। लेकिन शादी का तोहफा किसी शहंशाह से कम ना है जी। टडन। कितना प्यारा है जी। तुम जैसा है। और देख लेना, असली दावत भी जरूर होगी, और वो भी हम दोनों के अम्मा बाबूजी के आशीर्वाद के साथ। हमें पूरा यकीन है अम्मा बाबूजी को जरूर मना लेंगी। हाँ, लेकिन गांव वाले और पंचों को कौन मनवाएगा? वो लोग वैसे भी हमारे इस शादी के खिलाफ थे, और ऊपर से आते वक्त वो तुम्हारे बाबूजी का दोस्त है ना, उसका बेटा कपिल, उसने देख लिया यहाँ आते वक्त। क्या? कपिल? फिर तो बाबूजी को जरूर बता देगा। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। लेकिन तुम बाबूजी का गुस्सा नहीं जानते हो सुरेश। उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर ये शादी हो गई तो हम दोनों का सर काट के खेत में गाड़ देंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। तो कहाँ जाए? देवकी के मामा का घर है रोहतक में। उसने मुझसे कहा था अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वहीं चले जाना। 10:40 की बस मिल जाएगी हमें स्टैंड से। चलो चलो। हुई के? हाँ साहब जी, ये दोनों हमारे ही गांव के छोरा छोरी हैं, सूरज प्रकाश और पिंकी प्रकाश। वही पंचायत वाला मामला निपटा दिया दिख है। अरे जितो होना ही था, बुलाओ तो इनको परिवारों को। ठीक है साहब जी। सुरेश हाथ मत लगाओ। हमारे बच्चे। केस खड़ा सीधा है जी। आपके छोरे और इनकी छोड़ी ने बिरादरी और गांव के खिलाफ जाके भागकर शादी की और नतीजे में मिली दोनों को मौत। अब आप ही बताओ, अगर आपको शक है तो किस पे? अरे बोलो भी, कौन है मारा इन्हें?
मन ने मारा है। जी जी क्या कह रहे हो आप? मन ने ही मारा है अपनी बेटी को और उसके आशिक को। आप तो बाप हो उसकी। बाप बेटी का रिश्ता तो 20 साल का था, लेकिन 50 सालों से रिश्ता है हमारी जात बिरादरी से। तो बोलो बोलो, कौन सा गहरा रिश्ता हुआ? औलाद से बढ़कर है जात बिरादरी। जो मन ने करना था वो मन ने कर दिया। आप अपना करो। केडी, ये देखो, एक बाप ने अपनी ही बेटी और दामाद की हत्या कर दी अपना सम्मान बचाने के लिए, जस्ट बिकॉज द गर्ल एक ही कास्ट में शादी की। और नॉर्मली तो दूसरे कास्ट में शादी करने को ये प्रॉब्लम आता है। I don't believe this. मिसेस बिलमोरिया, ये जाति भेद की समस्या नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन होते हैं, उन दोनों के बीच विवाह नहीं हो सकता। धर्म का आदर अपनी जगह है, मैं समझता हूं, लेकिन गौरव रक्षा के लिए किसी की हत्या करना यह अधर्म है, कानूनी अपराध है। ये क्यों नहीं समझते ये लोग? ये कैसी प्रकृति है? देश एक कदम आगे लेता है तो 2 कदम पीछे। उड़ना चाहता है ये देश, लेकिन पैरों में बेड़ियां लगी हुई है। क्या होगा? कैसे तरक्की करेगी ये देश? अरे मिलने दो। रुको हमें मिलना है। सर, ये औरत बहुत जिद कर रही है आपसे मिलने के लिए। तुम जाओ, मैं देखता हूं। ठीक है सर। आइए, क्या बात है? आप सरकार केडी पाठक हो ना, जो बेगुनाहों को बचा लेता है? जी, मैं केडी पाठक हूं। आप कौन? जी, हमारा नाम लाजवंती प्रकाश है। वो कालकोरा हरियाणा से आए हैं अपने पति चांद प्रकाश का केस लेकर। लेकिन लाजवंती जी, आपके पति ने तो पूरे होशो हवास में अपना अपराध स्वीकार किया है। और क्या करते, मजबूरी जो ठहरी। मजबूरी कैसी? उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है, इसमें मजबूरी मैं समझा नहीं। आप हमारे यहाँ को न जानते हो साहब जी। पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा को इंसान तो क्या, भगवान से भी बढ़कर माने हैं। एक ही जात बिरादरी के लड़का लड़की की शादी की सख्त मनाही है। एक ही बिरादरी के लोगों को गांव वाले भाई बहन समझे है। जे कोई यो प्रथा की खिलाफी करे, समझो उसकी जान गई। उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर देवे, नरक जैसा व्यवहार करे उसके साथ। हमारी 3 बेटियां, सबसे बड़ी पिंकी थी, उसके बाद एक, और जो सबसे छोटी। पिंकी के पाप का प्रायश्चित अगर हमने ना किया तो हमारी ये 2 बेटियां का बयां गांव वाले और पंचायत वाले कभी न करने देंगे। इसलिए पिंकी के कत्ल का पिंकी के बापू ने अपने सर इल्जाम ले लिया, ताकि गांव में हमारा नाम और इज्जत बनी रहे, इन दोनों बेटियों का भविष्य बर्बाद ना हो। घड़ा पाप का घड़ा प्रायश्चित। साहब जी, हमने अपनी बेटी खो दी है। अब हम पिंकी के बापू को ना खोना चाहते हैं। आपके बारे में तो बहुत सुना है कि आप चमत्कार से गुनहगार के पास पहुंच के बेगुनाह को बचा लेवे हैं।
आप पिंकी के बापू को बचा लो साहब जी, इन बच्चों के बापू को बचा लो साहब जी। क्या कर रहे हैं आप? बैठ जाइए। सर, हम यहाँ हरियाणा आ तो गए हैं, लेकिन आपका इस केस को लेने का डिसीजन राइट है ना? नहीं, I mean, पूरी मीडिया में और देश में ये चांद प्रकाश एक ऐसा हैवान बन के सामने आ रहा है जिसने अपनी खुद की बेटी को मारा सर, और उसके लिए बस एक ही सजा है सर, मौत। और आप उसे बचाने यहाँ हरियाणा आए सर। अब तो मीडिया ने भी आपके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। ये देखिए। केडी पाठक का बिक गया ईमान। केडी पाठक जालिम हत्यारे को बचाने चला हरियाणा। ये न्यूज वालों को लोगों को घसीट की न्यूज बनाना ही न्यूज हो गया है। देखो, मेरा एक सीधा साधा सोच, मैं बाहर की बात सुनने से पहले अंदर की बात सुनता हूं, और मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि हो ना हो चांद प्रकाश निर्दोष है। बाकी पहुंचेंगे तो पता चलेगा। नमस्कार चांद प्रकाश जी, मेरा नाम केडी पाठक है, मुंबई से आया हूँ, आपका वकील। इसका मतलब सच निकला जो लोग कह रहे थे कि तू हमसे बिना बताए, बिना पूछे शहर चली गई वकील लेने। देखिए आप चुप रहिए, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। तू अनपढ़ तो थी, लेकिन इतनी बेअकल होगी मने पता ना था। तूने इतना भी ना सोचा कि मने भरोसा है अपनी पंचायत पर, सिर्फ अपनी पंचायत पर, गैरों पे नहीं। अरे ये क्या जाने कि समाज के क्या संस्कार हुए, और ये क्या समझें कि क्या मर्यादा होती है। चांद प्रकाश जी, स्पष्ट है कि आप किसी के दबाव में आकर ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच है उसे मैं अवश्य बाहर लाऊंगा। वही तो वकील साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि सच तो सामने आके रहेगा। चाहिए 100 झूठ भर दे आपके कान में, और चाहे आप 100 दलीलें रख लें हमारे वास्ते, लेकिन आपकी 100 दलीलें, 100 झूठ औंधे मुंह गिर जाएंगी, क्योंकि बड़े से बड़ा सच तो यो ही है कि मन ने मारा है। मन ने मारा है अपनी बेटी ने, चांद प्रकाश ने मारा है अपनी बेटी ने। राम राम सरपंच जी। राम राम महेंद्र, राम राम। इताओ। जी सरपंच जी। भाई, गांव में सुना से कि तुम लोगों ने शहर से वकील बुलाया से। भाई, तुम लोग इतने बड़े हो गए कि पंचायत की सलाह भी ना ली। सरपंच जी, हमने वकील को नहीं बुलाया। पंचों के होते हुए हम भला गैर की ओर क्यों कर मुड़ेंगे? तो उस लाजो के भेजे में ये बात डाल दे। एक छोरी तो खो दी है उसने, कहीं ऐसा ना हो कि केडी साहब, केडी साहब, भरत सिंह भारद्वाज,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कभी सोचा ना था कि आप और हम एक ही अदालत में इतनी जल्दी केस लड़ेंगे। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता तो हमारे को भी बहुत हुई आपसे मिलकर केडी साहब, लेकिन एक बात तो बताइए, आपका केस वेस तैयार है कि ना? हाँ, जितना है उतना है, बाकी अदालत में देखेंगे। चलो। अरे रुकिए तो। लगे से आपको समझ में ना आया कि मारे ने आपको रोका क्यों? बताते हैं। जो भी आपको बोलना है ना, अभी यहीं बोल लो, 1 शॉट में, क्योंकि अंदर तो आपको कुछ भी बोलने का मौका मिलेगा नहीं, चांस ही ना मिले। केस कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, आपको पता भी ना चलेगा। इसलिए अंदर की जो भड़ास है या जितनी भी वकालत शकालत झाड़नी है, यहीं झाड़ लो केडी साहब। Excuse me. I have a case to fight. इंग्लिश बहुत सुंदर। थारे को तो थारा मौक के लिए चुप करावेगा केडी साहब, चांद प्रकाश। साहब जी, पिछले 2 सालों से मेरी बेटी पिंकी और सुरेश एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम दोनों परिवारों ने उन्हें बहुत समझाया, जहां तक कि मैंने पहली बार पिंकी पर हाथ भी उठाया और जे कहा कि ये बदमाशियां छोड़ दे। कहा है कि बेटी, एक ही गोत्र में ना प्यार हो सके है और ना शादी। हमारे समाज का मानना है कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन हो गए, तो भाई बहन के बीच में दूसरा रिश्ता कैसे हो सके? क्या हो सके? नहीं हो सके। पर उन दोनों ने हमारी बात नहीं समझी। इनके चलते भरी पंचायत में हमारा सर शर्म से झुक गया 3 बार। फिर क्या था? मारा माथा ठनका, सनक गया मारा माथा। ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था, तो तेरा टेटू ही दबा देना चाहिए था जन्म लेने से पहले। सुना नहीं पंचों ने क्या कहा? हुक्का पानी बंद करा देंगे मारा जे सुरेश के साथ कभी दोबारा दिखी तो फिर हम भाग के शादी कर लेंगे। तो करके देख, करके बता। कसम पैदा करने वाले की, तू जहां भी होगी ढूंढ निकालूंगा और कुल्हाड़ी से तेरा सर काट के खेत में गाड़ दूंगा। निकलना मुश्किल हो गया है समाज के सामने जब से उस लड़के से इसने टाका भिड़ाया है। देख बेटिया, तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। तू जहां कहेगी, जिससे भी कहेगी, थारी शादी करा देंगे। पर तुझे उस सुरेश को बुलाना होगा उसको। हमारे हाथ जोड़ने को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया। फिर क्या था? अगले दिन वो घर से भाग गई, उस लौंडे के साथ घर से भाग गई। हमारी संस्कार, हमारी मर्यादा, हमारी इज्जत को धूल में रौंदते हुए। फिर 2 रातों बाद मेरे दोस्त का लड़का कपिल मारे घर आया। क्या कह रहा तू? कहां देखा उन दोनों को तूने? पास में गनौरा गांव के मार्केट में, वहां किसी तबेले के पास चारा घर में रुके हुए दोनों जी। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो आप? जो होना है होके रहेगा। नहीं, नहीं।
फिर मैंने उन दोनों लाशों को बोरे में भरकर फेंक दिया और कुल्हाड़ी ने नदी में फेंक दिया और घर आ गया। अरे वकील साहब, एक गिलास पानी मिलेगा? घड़ा भर गया मेरा। अरे पानी क्यों ना मिलेगा चांद प्रकाश जी? गला तर करो अपना। तो चांद प्रकाश जी, सुरेश तो गैर था, चलो उसका समझ में आवे आपने जो किया। पर पिंकी, पिंकी तो आपकी अपनी बेटी थी। उसको काटते वक्त, चीरते वक्त आपके हाथ ना कांपे? कांपे थे, पर हाथ जोड़ते समय कांपे थे। और उससे कहा था, बेटी यो अनर्थ ना कर। पर जब बेटी ने बाप की कद्र नहीं करी, तो बाप ने भी बेटी की कद्र नहीं करी। मार दिया मणक दोनों ने। यानी कि अब भी आपको अपने किए का कोई पश्चाताप ना है? नहीं। और एक बात और, मेरी 2 बेटियां हैं। अगर उन बेटियों ने भी ऐसी हरकत की तो उनका भी वही हश्र होगा जो पिंकी का हुआ। चांद प्रकाश जी, लेकिन केडी साहब, हमारी बात पूरी तो होने दीजिए, घड़ी जल्दी से आप। हाँ तो चांद प्रकाश जी, आपने अभी अभी जो कटघरे में कहा उसे हम 100% सच माने हैं। कैसे, मेरा मतलब ये है कि आपने जो कहा वो किसी दबाव में, किसी के डर की वजह से या किसी के बहकावे में आके तो बयान ना दिया है, क्योंकि डी साहब? वकील साहब, मैं ना तो किसी के दबाव में हूं और ना किसी के दबाव में बोल रहा हूं। हमने जो कहा वो 16% सच है। ठीक है के चांद प्रकाश जी, आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं? चलो, अतिथि महोदय की संतुष्टि के लिए मान लेते हैं कि चांद प्रकाश जी फिलहाल झूठ बोल रहे हैं। अब भाई मुंबई से आए केडी साहब, इतना तो मानेंगे। ठीक है, तो फिर साबित करते हैं। हमारी पहली गवाह है पिंकी की बचपन की सहेली देवकी जी। बड़े ताऊ जी जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। उस रोज जब उन्होंने सुरेश और पिंकी को जान से मारने की धमकी दी थी ना साहब, उस वक्त हम वही थे उनके घर में। जज साहब, हमारा अगला गवाह है चांद प्रकाश जी के मित्र अनोखीलाल का बेटा कपिल जी। कत्ल के रोज हमारे सामने ही आग बबला होके कुल्हाड़ी लिए घर से निकले थे। हमें तो तभी डर हो गया था कि अब पिंकी और सुरेश की खैर नहीं, बेकार का मरवा दिया हमने उनको। जज साहब, हमारे अगले गवाह सुरेश प्रकाश के चाचा महेंद्र प्रकाश। जज साहब, मैं मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। मैंने देखा यो पूरे ताव में कुल्हाड़ी लिए स्कूटर पर जा रहा था। गांव के सरपंच लक्ष्मण लाल जी। माई बाप प्रणाम। हमने भी यही देखा था। यो सैने चांद प्रकाश है, बड़े ही क्रोध में नोरा गांव की तरफ जा रहा था। बापू जी, चांद प्रकाश कुल्हाड़ी लेके किधर कौन चल दिया? सोनू बेटा, क्या देख कि जा रहा था वो। ठीक से। अंकल जी, हमने बड़ी देर पीछा किया और काणोरा के एक तबेले में रुकते देखा, और जब हम वहां पहुंचे तो इतने सारे चश्मदीद लोगों की गवाही के बाद कोई मंदमूल इंसान भी यही बोलेगा कि आपने जो जो इस कटघरे में कहा वो 16 आने सच है। जज साहब, आप ही ने सुरेश और पिंकी को मारा है। चांद प्रकाश जी। जज साहब, मैं सोनू लाल से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूँ।
उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूं केडी साहब। पूछिए। आपने अब तक कितने केस लड़े हैं? कभी गिनती नहीं की। क्यों पूछ रहे हैं? सुंदर है, अति सुंदर। खैर वो जान देते हैं। ये बताइए कि आपके केसों का अंत में अंजाम क्या हुआ है? इकबाल जुर्म। इकबाल जुर्म जज साहब, इकबाल जुर्म। तो वो तो इस केस में शुरू में ही हो गया, तो फिर केस खत्म है। जज साहब 20 लोग ये कह रहे हैं कि इस आदमी ने कत्ल किया है। उसके ऊपर ये आदमी खुद कह रहा है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। तो फिर अब आप बताइए जज साहब, साबित करने को रह के गया। आपकी बातों से मैं सहमत हूं मिस्टर भारद्वाज। मिस्टर पाठक, जब मुलजिम ने अपना इकबाली जुर्म कबूल कर लिया है और उसका बयान सच्चा साबित हो गया है, तो इस केस को तोल देने का क्या फायदा? मेरे ख्याल से इस केस को यहीं खत्म कर देना चाहिए। जज साहब, कोर्ट का फैसला इस महीने की 13 तारीख को दोपहर 3 बजे होगा। द कोर्ट इज एडजर्न। अरे केडी साहब, केडी साहब, अब ये मत बोलिएगा कि हमने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। दिया था, कोर्ट के बाहर। याद है क्या कहा था हमने? केस कब शुरू होगा कब खत्म होगा आपको पता भी ना चलेगा। क्या हुआ? है वो जान देते हैं, ना पता हो तो हम बता देते हैं। केस इज ओवर केडी साहब। बहुत ही हैप्पी और सुंदर जर्नी बैक टू मुंबई। सुंदर है। ला भाई, सोनू बेटे। हाँ जी बाप। चल भाई, मेहमान है, सोल वोल उड़ा। लीजिए वकील। अरे वकील साहब लीजिए ना। आप थैंक यू। वकील साहब। जी जी। तुमने सोचा होगा कि इस गांव में तुम्हारे आने से हमें बुरा लगा होगा। हाँ, सोचा तो ऐसा ही था। ना जी ना, ऐसी बात ना है। तुम तो हमारे मेहमान हो। वैसे भी आपने हमारे साथी को उसका केस लड़के बचाने की कोशिश की थी, है ना? जी जी। फिर भी आप हमारे गांव में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी, इस आओ भगत का बहुत बहुत धन्यवाद, या कहूं कि जाओ भगत का धन्यवाद। प्रश्न मेरा ये है कि आपको किसने कहा कि मैं जा रहा हूं? भाई वकील साहब, आपका इब इतने के काम, मुकदमा खत्म। वैसे भी 2 दिन बाद में फैसला आवेगा। अब ते के कराइते हैं। वैसे जो भी लिखा पढ़त होएगी ना, वो हम आपको मुंबई में पहुंचा देंगे, है ना? अब जाइए जाइए। सरपंच जी, चला जाता मैं, किंतु एक समस्या है। समस्या ये है कि मुझे अब भी ऐसा लगता है कि चांद प्रकाश जी निर्दोष हैं। उनकी बेटी और दामाद की हत्या किसी और ने की है। अब देखिए, ये समस्या है तो इसका समाधान तो करना पड़ेगा। जैसे ही समाधान हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। पाठक जी, मेजबान के कहने से पहले अगर मेहमान चलो जावे तो उसको कहते हैं मेहमान, और कहने के बावजूद भी ना जावे उसको कहते हैं शैतान। हाँ, मैं समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। आप लोगों के साथ इतना समय गुजारा है तो इतनी समझ तो आ ही जाएगी। वो लाजवंती जी तिजा कर रही थी, जिद कर रही थी कि होटल में मत रहो, आकर के हमारे घर में रहो कुछ दिन हमारे साथ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, कुछ दिन और आप लोगों के साथ रह लेंगे तो थोड़ी सीख और मिल जाएगी। फूल माला आप कृपया कर रखिए अपने पास, जब लौटेंगे तब दे देना, पैसे भी बच जाएंगे। नमस्कार। सांप के पिटारे में हाथ मत डाल केडी। अरे तू क्या जानता है कि जात और पास क्या होती है? अगली बार जब तू आएगा ना, तो इन फूलों का रंग बसंती होगा और कपड़े का रंग सफेद। चला जा यहाँ से, चला जा। आई थिंक
इनमें से किसी एक गांव वाले ने ही काम किया है, चांद प्रकाश को बलि का बकरा बनाकर खुद अपना जुर्म छुपा। जानता हूँ वरुण, लेकिन इनकी पोल खोलने के लिए ये जरूरी है कि चांद प्रकाश जी अपनी बेगुनाही कबूल करें, नहीं तो अदालत में मेरी हर दलील व्यर्थ हो जाएगी। गुनहगार से गुनाह कबूल करवाऊं उससे पहले चांद प्रकाश जी से उनकी बेगुनाही कबूल करवानी होगी। अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता तो ये अदालत चांद प्रकाश के खिलाफ अपना फैसला सुनाने जाती है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अब के कहना चाहो? यू कैन प्रोसीड मिस्टर केडी। चांद प्रकाश की हत्या के दिन क्या पहना था आपने? वस्त्र क्या थे आपके? अरे वकील साहब, ऐसे ही कुर्ता पहना था और धोती पहनी थी। यही कुर्ता? यही था। तो साहब, मैं सोनू लाल को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सोनू, आपने बताया था कि आपने चांद प्रकाश जी को पिंकी और सुरेश पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए देखा। कितनी दूरी पर थे चांद प्रकाश जी जब उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया था? दूरी के तो पकड़ पकड़ के बाहर कर रहे थे। तो स्पष्ट बात है कि जब कुल्हाड़ी से वार हुआ था तो खून की बौछार हुई होगी। अरे चारों तरफ खून ही खून था, साव मारे से तो देखा ना गया। अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हुआ कि इस कुर्ते पर एक भी खून का छींटा क्यों नहीं? अरे इतना अंधेरा था वहां, हमारा ध्यान ना गया कुर्ते उड़ते पे। जज साहब, ये क्या जरूरी है कि कुर्ते पे अगर खून ना है तो खून हुआ ही ना? भरद्वाज जी, उस कमरे की दीवारों तक खून के छींटे पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कुर्ते पर एक भी छींटा नहीं, बिल्कुल बेदाग है? हो सकता है चांद प्रकाश जी बताना भूल गया और बदल लिया हो। जी साहब, हम आपको बताना भूल गए कि उस रात बोरे में लाश डालने के बाद हमने कुर्ता बदल दिया था। साहब जी, गलती हो गई हमसे। आपकी पत्नी लाजवंती जी का कहना है कि आप इसी कुर्ते में घर से गए थे और इसी कुर्ते में लौटे। जज साहब, इस केस में पत्नी की गवाही ना मानी जाएगी। काहे से उसका मतलब साफ है, किसी भी तरह पति को बचाना। कुर्ते का कोड़ा छोड़िए केडी साहब, कुछ और है तो अदालत को बताइए। हत्या का शस्त्र जज साहब, वो कुल्हाड़ी जिससे पिंकी और सुरेश की हत्या हुई थी। जज साहब, वो कुल्हाड़ी। भाई बहुत सुंदर। वो कुल्हाड़ी नदी के तल्ले में है। जब गोताखोरों को मिलेगी तो ले आवेंगे। जज साहब, मैं कपिल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कपिल, जब चांद प्रकाश जी हाथों में कुल्हाड़ी लिए अपने घर से निकले तब आप वहीं उपस्थित थे? जी बिल्कुल। आपने इनके हाथों में कुल्हाड़ी देखी? जी। आप पहचान सकते हैं उस कुल्हाड़ी? जी, हमारे सामने ही तो उठाई थी। तो अदालत को बताइए कपिल जी कि इन तीनों कुल्हाड़ी में से किस प्रकार की कुल्हाड़ी इनके हाथों में थी? जी, वो बीच वाली। ऐसी? जी। जज साहब, मैं कपिल के कथन से सहमत हूं, क्योंकि चांद प्रकाश जी के घर वालों का कहना है कि इनके पास जो कुल्हाड़ी थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। भाई बहुत सुंदर पाठक जी, आपके कुल्हाड़ी की कंपनी वालों से भी पता लगवाओगे? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भरद्वाज जी। जज साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि पिंकी के शरीर पर जो घाव थे वो 6 इंच के धार वाली कुल्हाड़ी से की गई थी। और ये कुल्हाड़ी, योर ऑनर, जिस तरह की कुल्हाड़ी चांद प्रकाश जी के घर में थी वो 4 इंच के धार वाली है। और 4 इंच के धार वाली कुल्हाड़ी से 6 इंच का घाव नहीं हो सकता जज साहब। तो आपको लगता है कि 6 इंच और 4 इंच की वजह से आप इस पूरे केस को हिला देंगे?
भाई बहुत सुंदर है जज साहब। किडी साहब 1 मिनट, कुल्हाड़ी थोड़ी। हाँ तो जज साहब ये 4 इंच की धार वाली कुल्हाड़ी और ये किया मैंने वार। चार इंच की धार वाली कुल्हाड़ी और 6 इंच का वार। कड़ी साहब और कुछ कहना है आपने पाठक जी? मिस्टर पाठक, कोई और सबूत? नहीं योर ऑनर, इस समय मेरे पास और कोई सबूत नहीं। अरे केडी साहब कुछ सोचिए समझिए, कुछ बाकी हो तो बोल दीजिए। हैं? अभी अदालत का टाइम बाकी है, 5 मिनट है पूरे। सोचिए, आप इतने अनुभवी लॉयर, कुछ और नहीं सूझ रहा तो कोई किस्सा कहानी सुना दीजिए। हैं? हम लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। क्यों भाई लोगों ना क्या कहते हो? केडी साहब, वरना लोग कहेंगे कालकोरा वालों ने केडी साहब को बंबई से इतनी दूर बुलाया और बोलने का मौका तक ना दिया। ठीक है भरद्वाज जी, अगर आप कह रहे हैं कि अदालत समाप्त होने में अब भी 5 मिनट बाकी है, और अगर आप आग्रह कर रहे हैं कि मैं कहानी सुनाऊं, सुनाता हूं। ये कहानी मेरे किसी रोमांचक केस के बारे में नहीं, न ही किसी सनसनीखेज घटना के बारे में। एक साधारण सी कथा है एक पिता और उसके 3 वर्षीय छोटी नन्ही सी बच्ची की। वो बच्ची जिसे तब तक नींद नहीं आती जब तक वो अपने पिता के दाहिने कंधे पर सर रखकर नहीं सोती, और तब भी अगर नींद नहीं आती तो पिता उसे गोद में उठाकर सीने से लगाकर रात भर आंगन में टहलते, बार बार वही लोरी सुनाते जिसे गाते हुए न पिता कभी थका न सुनते हुए बेटी थकी। अपनी वर्षों से बढ़ाई हुई मूंछ को केवल इस कारण काट दिया था कि वो मूंछ उस बच्ची को चुभती थी। समय भी था, 8 साल की थी बच्ची जब गांव में अकाल पड़ा। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं। वो बच्ची अपनी गुड़िया लेकर, जिस गुड़िया का नाम बड़े प्यार से नीलम रखा था, उस गुड़िया को लेकर अपने पिता के पास गई और कहा कि बापूजी, मां के कंगन के साथ इस गुड़िया को भी बेच दीजिए, घर में थोड़े और पैसे आ जाएंगे। कुछ समय और बीता, वो बच्ची 13 साल की हुई। स्कूल में निबंध का कार्य दिया गया। निबंध का विषय था मेरे जीवन में सबसे प्रिय, और हर छात्र ने अपने मां पर निबंध लिखा। सिर्फ उस बच्ची ने लिखा, मेरे प्रिय बापूजी। 17 साल की थी वो बच्ची जब पड़ोस के मुंडेर से गिर गई और माथा फट गया। बच्ची को अपने कांधों पर उठाकर भरी धूप में दौड़ते हुए कोसों दूर अस्पताल में लेकर गए उसके पिता। डॉक्टर से बोले कि मेरे शरीर के लहू की आखिरी बूंद निकाल लो, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी लाडो को बचा लो। उस बच्ची के लिए उसका संसार उसके पिता थे।
पिता कभी उस बच्ची के माथे पर शिकन नहीं देख सकते थे, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, कभी उसके शरीर पर छोटी सी खरोंच नहीं देख सकते थे। जज साहब, ये पिंकी के मृत शरीर की कुछ तस्वीरें हैं। पहला वार उनके कंधे पर किया गया था। घाव के साथ साथ कंधे की हड्डी भी टूट गई। दूसरे वार से हाथ की सारी नसें कट गई, लहू की बौछार हो गई। तीसरे वार से जज साहब पेट पूरी तरह से चीर दिया गया। मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी बच्ची। चंद प्रकाश जी, मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं कि आप जाने अनजाने में अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते। नहीं मान सकता मैं। नहीं मारा मैंने अपनी बच्ची को। अपनी जान को 100 बार कुर्बान कर सकता हूँ, 100 बार। काश मेरी जिंदगी की सारी उम्र उस पर लग जाती ना। लाडो, मेरी बच्ची लाडो। अरे अपने बापू पे भरोसा नहीं किया तूने बेटा। चंद्रप्रकाश जी, आप बेगुनाह हैं? तो सच क्या है? ये सच है कि उस दिन मैं कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला था अपनी बेटी को धमकाने के लिए कि अगर वो मेरे साथ नहीं लौटी तो मैं सुरेश को वहीं मार दूंगा। लेकिन रास्ते में एक मंदिर पड़ा, दुर्गा माता का मंदिर। ये वही मंदिर था जहां 21 साल पहले मैंने गिड़गिड़ा के मिन्नतें मांगी, तब जाकर मेरे घर पर औलाद हुई। मेरी पहली बेटी पिंकी। मैं सोच में पड़ गया कि जिस खुशी को पाने के लिए मैंने सालों झोली फैलाई, उसे इतने आसानी से लौटा दूंगा? नहीं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इसी उधेड़पुण में मैं मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गया और वही मंदिर पर बैठे बैठे मेरा जमीर जागा और मैंने इरादा बना लिया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी का बसा हुआ घर उजड़ने नहीं दूंगा। पर दूसरी ओर यह भी ख्याल आया कि पिंकी की इस हरकत से
मेरी दोनों बेटियों का गांव में रहना दुश्वार हो जाएगा। सारी रात इसी उधेड़ बुन में मैंने गुजार दी। मैंने इरादा बना लिया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी का बसा हुआ घर नहीं उजड़ने दूंगा। कुल्हाड़ी को मैंने वहीं मंदिर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। सुबह उठा, घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि रास्ते में पुलिस ने थाम लिया। दरोगा जी बोले कि सुरेश और पिंकी का कत्ल हो गया है। वो खबर सुनकर मैं अंदर से ही हिड़ गया। मेरा कलेजा फट गया। फिर एहसास हुआ कि मैं एक बेटी ने तो नहीं बचा सका, बाकी दो ने बचा लूं। और मैंने फैसला किया कि पिंकी और सुरेश की मौत का इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। गांव वाले और पंच लोग यही कहेंगे कि गलती तो हुई है, लेकिन सुधार भी लिया है और मेरी दो बेटियों का भविष्य सुधर जाएगा। साहब, इसीलिए मैंने ये सब। सुंदर है, बहुत सुंदर। थारा जमीर उस दिन मंदिर में ना जागा था चंद्र प्रकाश, बल्कि अभी अभी यहीं जागा है, वो भी केटी जी की दिल छोड़ने वाली कहानी सुनकर। वाह! इसलिए तुम अपने किए को झुठला रहे हो, लेकिन सच वहीं का वहीं है कि खून तुमने ही किया है। भरद्वाज जी, क्या कहा था आपने? द केस इज ओवर। सॉरी माय फ्रेंड, बट द केस हैज जस्ट बिगन। शुरुआत है अभी। जैसा आप चांद प्रकाश जी के कथन के अनुसार इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी माताजी के मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों में डाली। अब कानूनन हमारा फर्ज बनता है कि उन झाड़ियों की तुरंत तलाशी ली जाए, और अगर इनकी कुल्हाड़ी वहां मिल जाती है तब तो इनका सच प्रमाणित हो जाता है। तलाशी तो होगी, लेकिन केडी, तुम ये भूल रहे हो कि इस केस में चंद्र प्रकाश का कोई अपना इकलौता बयान तो है नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ और भी कई बयान हैं। और योर ऑनर, सबसे अहम है सरपंच के बेटे सोनू का बयान, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चांद प्रकाश ने हत्या की है। खेड़ी सर, जज साहब, अक्सर अदालत में गवाह झूठ भी बोलते हैं। क्यों न एक बार फिर सोनू जी को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछा जाए कि अब कहना के साहब जे चांद प्रकाश ही पलट के झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से घाणोरा के तवेले में इनको पिंकी और सुरेश ने मारते देखा, और दर्शक की तरह वहां खड़े रहे। उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, पिंकी सुरेश को बचाने का प्रयास नहीं किया, बस खड़े खड़े देखते रहे। मैं कोई फिल्म का एक्शन हीरो ना हूँ जो बीच में कूद पड़ता, और जो बीच में कूद पड़ता तो यहाँ पिंकी सुरेश के साथ मारी मौत का भी केस लड़ा जा रहा होता। राक्षस से भी भयानक था ये उस टाइम। डर के भाग गए। चलो कोई बात नहीं। सोनू जी, अपने पिता के आदेश पर आप चांद प्रकाश जी का पीछा करते हुए रात में अपनी मोटरसाइकिल पर कालकोरा से घनौरा गए थे? गया था जी। तो इतना समय आपको लगा वहां पहुंचने में? अरे जो लगते हैं 10-15 मिनट, सीधे सीधे 10-15 मिनट। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू जी, सीधा रास्ता कालकोरा से घनौरा जाता है। उस पर एक पुल है जिस पर मरम्मत का काम चल रहा है। मेरी जानकारी ये कहती है कि हत्या की रात उस पुल पर काम चल रहा था, जिसके कारण से वो पुल बंद था। अब एक ही रास्ता बचता है घनौरा पहुंचने का, मेन हाईवे, द्रुत गति मार्ग, जहां से अगर जाए तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगता है। आप 15 मिनट में कैसे पहुंच गए?
इसका अर्थ ये हुआ सोनू जी कि आप भी चांद प्रकाश जी की तरह उस रात घनौरा गए नहीं। जब आपने चांद प्रकाश जी को वहां देवी के मंदिर में देखा, आप वहीं से कालकोरा लौट गए। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं। अब बताइए सोनू जी कि इतने सभ्य व्यक्ति के विरुद्ध आपने अदालत में झूठा बयान क्यों दिया? भाई बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। आखिरकार आपने यहाँ पर अजनबी होने का सबूत दे ही दिया। भाई माना के कलकोरा से घनौरा जाने तक का पहला रास्ता है पुल का, माना, और दूसरा रास्ता लंबा रास्ता है मेन हाईवे, ये भी माना। पर केडी साहब एक तीजा रास्ता भी है जो बथुआ की कच्ची पगडंडी से लगते हुए मोहेरा के बाईपास वाली रोड पे खुले हैं, और वहां पे केवल बाइकें जा सकें। और उस रास्ते से घनौरा तक पहुंचने के लिए योर ऑनर लगे हैं केवल 15 मिनट। अरे हाँ साहब जी, एकदम सही, मैं उसी रास्ते से तो गया था। हर खबर किसी नक्शे में नहीं मिलती केडी साहब। कुछ बातों के लिए यहां सालों साल रहना पड़ता है, समझे? यह अदालत परसों 11 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। धीरज रखिए लाजवंती जी। ऐसा सोचिए कि आपके पति ने अपना बयान बदलकर हमारा काम आसान कर दिया। बहुत जल्द असल हत्यारे तक। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। कैसी गलती? अदालत में असल सचना बोलने की साहब। उस रात जब पिंकी और सुरेश का हत्या हुआ था, हमने अपनी आंखों से सुरेश के चचा महेंद्र प्रकाश को अपनी मोटरसाइकिल पर घनारा की दिशा से आते हुए देखा था साहब, और उनके कुर्ते पे खून के लाल धब्बे थे साहब। तो ये बात अदालत में क्यों नहीं की तुमने? वो महेंद्र जी ने हमें बुरी तरह से धमकाया था कि अगर ये बात हमने अदालत में बोल दी तो जो हाल पिंकी का हुआ है वो भी हमारे साथ होगा। पूरे गांव में सुरेश और पिंकी के रिश्ते के खिलाफ अगर कोई था तो वो था महेंद्र सिंह। हमारे घर आकर 4 बार हमें धमकी भी देकर गया। तब तो खून महेंद्र सिंह ने किया होगा। तुम अदालत में बयान दोगी? वो हमारी जान ले लेगा साहब। नहीं साहब। कितने समय से पिंकी तुम्हारी सहेली थी? 4 साल की उम्र से साहब। अक्सर पारिवारिक रिश्तों से दोस्ती का रिश्ता बड़ा होता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी जगह पिंकी होती तो क्या बयान देती? वो भी जरूर गवाही देती साहब, वो जरूर गवाही देती। वरुण, जा घर छोड़ा। बी केयरफुल। जी सर। कल बयान देना है अदालत। अरे छोरे, थारी फटफटी खराब होगी क्या? ये हरियाणा का तेल से ना चलेगा। भी तो बाइक की बिगड़ी है बिट्टा। जे हम बिगड़ गए ना तो तेरी और तेरे उस केडी की बिगड़ी कोई ना बना सकेगा। समझा दीजो अपने उस वकील ने। क्या होया महेंद्र सिंह जी? पसीने क्यों छूट रहे हैं भाई आपके?
दरवाजे पर कोई है जी, देखिए ना। यस, कौन खुजली कर रहा है? ओके, आपको पूरा विश्वास है कि जो छींटे आपने महेंद्र सिंह जी की कमीज पर देखे थे वो खून के छींटे थे? जी, मैंने देखा था। मैंने जब इसे कल इस लौंडे के साथ देखा था तभी समझ गया था कि ये कोर्ट में जहर उगलेगी। आप उस रात कनौरा से आ रहे थे महेंद्र सिंह जी? जी हाँ, उसी पगडंडी से आ रहा था। ठेके की वसूली करने गया था कनौरा। और आपकी कमीज पर खून के छींटे थे? हाँ थे। अरे वकील साहब कुछ बोलो ना। घबरावे मत महेंद्र प्रकाश, मैं कहना नहीं यही हूं। ये कमीज वही है जो उस रात महेंद्र प्रकाश ने पहनी थी। और योर ऑनर, पाठक जी और देवकी जी का कहना बिल्कुल सही है। ये कमीज खून से सनी हुई है, लेकिन ये खून के निशान सुरेश और पिंकी से तो दूर किसी इंसान के भी ना है योर ऑनर। सर जी, वकील साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। वो हमारी बाइक के आगे एक खरगोश कट गया था और उसी के खून के छिट्टे हमारी कमीज पे आ गए थे। मोटरसाइकिल के पहिए के नीचे खरगोश आ गया और खून के छींटे इतने ऊपर तक आ गए। अब जनाब केडी जी कुछ भी सोचे हैं, लेकिन सच्चाई तो यू ही है। और इन कुर्ते पे लगे खून के दागों को साबित करेगी ये फोरेंसिक रिपोर्ट योर ऑनर। ये खून खरगोश का ही है, बनी रैबिट। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मुझे संदेह है कि कमीज को बदल दिया गया है, इसलिए मैं देवकी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। देवकी, ध्यान से देखकर बताओ कि क्या ये वही कमीज है जो उस रात महेंद्र सिंह जी ने पहनी थी या कोई दूसरा? जी, हम ठीक से नहीं कह सकते। शायद यही है या फिर। योर ऑनर, शायद वायद की कोई गुंजाइश ही ना है। सीधा साधा वही कमीज है बस। महेंद्र जी, अगर ये कुर्ता वही है और इस पर खरगोश का खून लगा हुआ है, तो फिर आपने देवकी को धमकी क्यों दी थी कि अगर अदालत में इसने कुछ कहा तो आप इसका वही अंत करोगे जो पिंकी का हुआ है? सर जी, बात यो है, जब गेहूं पिसता है ना तो घुन भी उसके साथ पिस जाता है। अच्छा, दुनिया जाने थी कि सुरेश और पिंकी के रिश्ते के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं ही हूं। और ऐसे में हमारे साथ वो खरगोश वाली घटना होगी, हमारे पे उंगली उठती तो कौन हमारा यकीन करता? अरे ये तो अच्छा हुआ कि भारद्वाज जी ने हमें बता दिया था कि खून की जांच हो सकती है, वरना ये लौंडिया तो हमें अंदर करवा के रहती। और सर जी, ये लौंडिया होती कौन है हम पे उंगली उठाने वाली? चांद प्रकाश जी और कपिल के अलावा केवल ये जाने थी कि सुरेश और पिंकी किस छुपे हैं, और इसमें कोई शक ना कर रहा। इसका फैसला अदालत नहीं, पंचायत करेगी, पंचायत। शांत हो जाइए मिस्टर महेंद्र सिंह। मिस्टर पाठक, आपको इनसे कुछ पूछना है? इनसे तो कुछ नहीं पूछना है, लेकिन हाँ, पुलिस से अवश्य पूछना चाहूंगा कि मंदिर के पीछे झाड़ियों में उन्हें वो कुल्हाड़ी मिली या नहीं। ना जी, पूरी झाड़ियों का चप्पा चप्पा छाण मारा हमने, कुल्हाड़ी तो दूर एक कैंची भी बरामद ना हुई। सरकार, पुलिस को लागे है कि ये आदमी मनगढ़ंत कहानियां बना करके हम सबको बना रहा है। किसी ने उसे नदी में फेंका है मर्डर वर्डर करके। बहुत सुंदर इंस्पेक्टर साहब,
लेकिन योर ऑनर वो कुल्हाड़ी ना तो झाड़ियों में है और ना ही किसी नदी में। कुल्हाड़ी है हमारे पास। ऑर्डर ऑर्डर। के पटक जी, हमारे पिटारे से आंखें तो ना चौड़ दिया गई। योर ऑनर, कल रात को हमारा कोई गुप्त शुभचिंतक हमारे दरवाजे के सामने एक कुल्हाड़ी छोड़ गया था। चंद्र प्रकाश जी, देखिए तो ये कुल्हाड़ी कहीं आपकी तो ना है? जी वकील साहब। करेक्ट, क्योंकि इस कुल्हाड़ी पर जो निशान हैं वो चांद प्रकाश जी की उंगलियों के ही हैं। और इसके अलावा इसकी तेज तरार धार के ऊपर भी कुछ निशान हैं योर ऑनर। सुरेश और पिंकी के खून के निशान। वकील साहब, ये कैसे संभव है? मतलब मारोगे, काटोगे, खून ना बहेगा के? जज साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कुल्हाड़ी को किसी ने झाड़ियों में से चुरा कर उसके बाद इस पर पिंकी और सुरेश का खून लगाया हो। अरे बहुत सुंदर गेडी साहब, बहुत सुंदर। मौके के 10 दिन बाद वो खून आएगा कहां से? वो खून 10 दिन में सूखना गया होगा। और वैसे भी योर ऑनर, रिपोर्ट के अनुसार इस कुल्हाड़ी पर जो खून मिला है वो उसी दिन का है जिस दिन कत्ल हुआ था। अब बोलिए पाठक जी, अब तो कुल्हाड़ी का खून भी चीख चीख के बोल रहा है कि ससुरा कातिल कौन है। तो ये कहना चाह रहा है कि सब मिले हुए हैं? जी, सोनू, महेंद्र प्रकाश, सरपंच, इन सबकी मिलीभगत लगती है। और अब चांद प्रकाश की कुल्हाड़ी प्रोसिक्यूटर भरद्वाज को देकर ये पक्का कर रहे हैं कि उनका इस केस में कोई हाथ नहीं। प्रश्न ये उठता है कि चांद प्रकाश उनका नाम क्यों नहीं ले रहा? अपनी बेटियों के लिए? जी सर, दैट्स द रीजन। अगर ऐसा है तो एक बात तो स्पष्ट है वरुण, कि जो कुल्हाड़ी अदालत में बतौर सबूत पेश की गई है उस कुल्हाड़ी से हत्या नहीं हुई। हत्या किसी और कुल्हाड़ी से हुई है। और जब तक वो कुल्हाड़ी नहीं मिल जाती सच सामने नहीं आ सकता। भाई, मारे को एक बात समझ में ना आ रही कि भारद्वाज के घर के बाहर, वो भी आधी रात को, वो कुल्हाड़ी रखी तो रखी किसने? तो मन्ने के पता? मन्ने तो सोची इस सोनू ने राखी होगी उड़ा कुल्हाड़ी। बड़े इसमें ना घसीटो महेंद्र जी, मने कुछ ना पता। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? लग रहा है जैसे मैंने ही खुद मारा है दोनों को। अरे तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? हैं? जो भी हुआ अच्छा हुआ। कानून को चांद प्रकाश की खूनी कुल्हाड़ी दे दी, वरना इल्जाम हम पंचों पे आता कि भाई जात बिरादरी के चक्कर में हमने उस छोरा छोरी को मार डाला। सुनो, इस देवकी पर नजर रख, वरना सारे गांव को ले डूबेगी ये। ये सब काम हमसे ना करवा बापू, वरना बाद में फंसते हम ही हैं। अरे बावड़ा चाहिए। महेंद्र, तू गांव में सबसे समझदार है, तू उस पर नजर रख। जी सरपंच जी, इब तो मैं ही रखूंगा इस देवकी पे नजर। के अनर्थ हो रहा है हमारे साथ सरकार। बड़े बड़ा अपना बेटा खोया और ये अपना छोटा भाई महेंद्र, पता नहीं कौन दुश्मनी निभा रहा है हमारे साथ सरकार। महेंद्र प्रकाश की मौत कैसे हुई? आत्महत्या योर ऑनर, आत्महत्या।
महेंद्र प्रकाश ने पुल से कूद के अपनी जान दे दी। जज साहब, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। बहुत सुंदर है। तो आप वहाँ पे थे, जो आपने देखा अपनी आंखों से कि दुर्भाग्यवश नहीं था, होता तो महेंद्र प्रताप को बचा लेता। आप वहां होते तो क्या देखते? अरे देखता कैसे कूदता, और क्या देखता उसमें। और पुल से कूदने के लिए पुल के मुंडेर पर या दीवार पर खड़े होना या हाथ लगाना आवश्यक है। अरे बिल्कुल जरूरी है। किंतु योर ऑनर, उस पुल के मुंडेर पर न महेंद्र प्रताप के पांव के निशान मिले, न हाथों के। इसका सीधा साधा अर्थ है जज साहब, किसी ने महेंद्र प्रताप के शरीर को वहां से उछाल कर नीचे गिराया है। आप ठीक कह रहे हैं सरकार। हमारे को भी लगता है कि किसी ने हमारे भाई महेंद्र को मारा है, क्योंकि परसों रात जब वो अपने घर लौटा तो एक तो खाना मारे हलक तनी च तभी जाएगा जब मारे भतीजे सुरेश के कातिल का पर्दाफाश हो जाएगा। सुरेश का कातिल? उस रात महेंद्र फोन पर किससे बात कर रहा था? पता ना है जी, क्योंकि महेंद्र की लाश से कोई फोन ना मिला। लेकिन मारे को पता है कि वो उस रात कहां गया था। ये सरपंच जी के पास। क्योंकि साहब जी, उस रात उसके जाने के बाद सरपंच जी के आदमी का फोन आया था उसके पास। घूरिए मत सरपंच जी, इब मैं डर गया तो लानत हमारी जिंदगी पे। साहब जी, इब मैं आपको सब सच बताता हूं। देखिए मनोहर बाबू, हमें घुमा फिरा के बात करने की आदत ना है। कट टू कट मुद्दे की बात पर आता हूं। मेरा बेटा सेने सोनू पिंकी से घना लाड करे से उसके साथ शादी रचाना चावस है। मैंने मना कर दिया कि भाई ऐसा ना हो सके, लेकिन क्या करूं, बाप हूं ना। बेटे की जिद के आगे हार गया और मैंने वचन दे दिया, बेटा तेरी शादी पिंकी के साथ ही होगी। आपका जो छोरा है सुरेश आजकल पिंकी के साथ घनी घुटर घू कर रहा है। उसे समझा देना कि पिंकी के साथ अपनी लव स्टोरी को इतने ही खत्म कर दे, नहीं तो हम उसे खत्म कर देंगे। सरपंच लक्ष्मण लाल ने ही मारा है मेरे बेटे और मेरे भाई महेंद्र प्रताप को। ये अपने छोरे और छोटे भाई की मौत की वजह से बावड़ा हो गया है, तभी तो अनाप शनाप बोल रहा है। भला मैं अपने इस बेटे सोनू की शादी पिंकी से कैसे करवा देता? सरपंच जी, जब आपको इन दोनों की शादी नहीं करवानी थी तो फिर आपने पंडित जी से सोनू और पिंकी की कुंडली क्यों मिलवाई थी? ये सब तुझे कैसे पता? पंडित की छोरी देवकी, तुझे तो मैं। छोड़िए जनानियों को, मर्दों में आई है। क्यों कुंडली मिलवाई थी आप? देखिए, जब बात निकल ही गई है तो हाँ, मेरा बेटा सोनू पिंकी से शादी रचवाना चाहता था। ये सच है वकील साहब, और ये भी सच है कि उस दिन मैं मनोहर को धमकी देने उसके घर गया था। मैं अपने बाप दादा की कसम खाकर कहता हूं कि पिंकी और सुरेश की हत्या हमने ना की, और ना ही इस हत्या में हमारा कोई हाथ है। ये भी सच है माई बाप। इसका मतलब ये हुआ सरपंच जी कि सोनू ने आपसे बिना कहे, आपसे बिना पूछे उनकी हत्या की है अकेले। के बारे बात कर रहे हैं वकील साहब, वो ऐसे ना कर सके। अरे बावड़े होने की क्या बात है इसमें सरपंच जी? आप ही ने कहा था कि आप ही के कहने पर सोनू गुनौर आ गया था, वहां जाकर उसने पिंकी और सुरेश की हत्या कर दी। ओहो,
ये असंभव है। अरे असंभव क्यों है? सोनू जानता था कि वो दोनों कहाँ छिपे हुए हैं, वहां जाकर उसने हत्या की है। साहब उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे कैसे नहीं किया? क्योंकि उस रात वो गनौरा गया ही नहीं। अगर वो गनौरा गया नहीं था तो फिर उसने चांद प्रकाश जी को पिंकी और सुरेश की हत्या करते हुए कैसे देखा सरपंच जी? दूरबीन से? आपने तो हमें फंसा दिया, पूरी तरह फंसा दिया। अब क्या करेंगे सोनू जी? सच का साथ देंगे या बाप को झूठा साबित करेंगे? बापू सच बोल रहे हैं, हम उस रात गणोरा पहुंचे ही नहीं। तो अदालत में झूठ क्यों बोला था? ताकि जे चांद प्रकाश को पूरी तरह सजा हो जाए। ये मारी और पिंकी की शादी के सख्त खिलाफ था, तब से मैं इससे दुश्मन बन बैठा। ऐसी बदला, रिवेंज, प्रतिशोध। लेकिन कुल मिला के सत्य ये है कि आप घनौरा गए ही नहीं और आपने चांद प्रकाश जी को सुरेश और पिंकी की हत्या करते हुए नहीं देखा। ना जी, हम तो घनौरा तक पहुंच ही ना पाए। हमारी तो बाइक की 5 मिनट बाद फेल होगी। हमने ना पता कि ये मंदिर गए कि घनौरा। वेरी नाइस। तो मतलब के अभी तक चांद प्रकाश जी के नए बयान का कोई सबूत ना है। ये तो घनी बुरी खबर है केडी भाई, क्योंकि भले ही सोनू लाल की गवाही झूठी हो, लेकिन कुल्हाड़ी पे लगा खून चीख चीख के कह रहा है योर ऑनर कि उस रात चांद प्रकाश जी मंदिर में ना बल्कि घनौरा के उस कमरे में थे जहां उन्होंने बेदर्दी से, बेरहमी से अपनी बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया। नहीं 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 वकील साहब, जज साहब, आप हमें किसी भी इल्जाम में, किसी भी आरोप में सूली पे चढ़ा दो, फांसी दे दो, लेकिन बेटी के कत्ल के लिए नहीं, वरना फांसी हमें नहीं, बाप बेटी के रिश्ते को लग जाएगी, बाप बेटी के रिश्ते को लग जाएगी। मिल गया सर, सेल कंपनी से महेंद्र प्रकाश का फोन रिकॉर्ड। मुझे लगता है मरने से पहले महेंद्र प्रकाश इसी नंबर पे बात कर रहा था। लगा जरा। सर किसी डॉक्टर सरला का क्लिनिक है। महेंद्र प्रकाश किसी महिला डॉक्टर के क्लिनिक में क्यों बात करेगा? एक काम कर वरुण, तू जा और पता लगा कि क्या माजरा है। भाई वकील बाबू, हमने सुना है कि कल रात को किसी ने आपको एक कुल्हाड़ी भेजी, क्या ये सच है? जी ठीक सुना है। पंचायत चाहती है कि उस कुल्हाड़ी को तुम यहाँ मेरे सामने पेश करो। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, संभव नहीं। वो कुल्हाड़ी तो मैंने पुलिस के हवाले कर दी है, वो सरकारी सबूत है। एक बात समझ में ना आ रही, चांद प्रकाश की कुल्हाड़ी तो अदालत में जमा थी, फिर ये दूसरी कुल्हाड़ी कहां से पैदा हो गई? सरपंच जी, वो कुल्हाड़ी किसकी थी, उस पर खून किसका था, ये तो कल आपको, मुझे, यहाँ उपस्थित बाकी सारे लोगों को पता चल ही जाएगा अदालत में, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कल, तैयारियां करनी है। केस के बाद बैठ के वार्तालाप होगी। मतलब हमारी तरह ये कुल्हाड़ी आपको भी भेजी गई? जी जी, मुझे भी भेजी गई थी। अभी और ऑनर इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आती है। खेड़ी सर, ये लीजिए, आ गई, ये लीजिए। ये क्या है मिस्टर केडी?
क्या हुआ था? इस पे ये खून के निशान नहीं है, ये तो कोई लाल रंग का पेंट है। और इस पे जो निशान है वो आपकी उंगलियों के हैं मिस्टर केडी पाठक। जी जी जज साहब, लाल रंग की पेंट है और जो उंगलियों के निशान है वो मेरे ही हैं। हम समझे नहीं। जज साहब, दरअसल मैंने ये कुल्हाड़ी जो है ये मेरे सहायक वरुण द्वारा लाजवंती जी के घर के बाहर दरवाजे के बाहर फेंकवाया था। अरे युग क्या मतलब हुआ? हा? तो फिर पुलिस रिपोर्ट करवाने का और फोरेंसिक रिपोर्ट करवाने का क्या मतलब? सबका टाइम वेस्ट। ये तो सबकी आंखों में धूल झोंकना हुआ। नहीं जज साहब, दरअसल ऐसा नहीं है। मैं अदालत की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाह रहा था, मैं किसी और की आंखों में धूल झोंकना चाह रहा था, ताकि इस केस पर पड़े हुए धूल को मैं जरा सफा कर सकूं, ताकि सबको सब कुछ साफ नजर आए। थोड़ा सा पेचीदा है भारद्वाज जी, मैं समझाता हूँ धीरे धीरे। मैं समझाऊं उससे पहले योर ऑनर, मैं देवकी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो जज साहब, हुआ ये कि मनोहर जी ने कहा था कि महेंद्र जी की मृत्यु की रात महेंद्र जी ने किसी को फोन किया था। तो हमने महेंद्र जी के दूरभाष यंत्र की सूची निकलवाई, जहां से ये पता चला कि उन्होंने रोहतक हरियाणा में किसी गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि गर्भपात की डॉक्टर को फोन किया था, डॉक्टर सरला दोषी। डॉक्टर सरला दोषी से मिलने के बाद यह पता चला योर ऑनर कि यहां से कालकोरा से कोई लड़की उनके पास गई थी ये जानने के लिए कि वो गर्भवती हैं या नहीं। देवकी, तुम गई थी डॉक्टर सरला दोषी के पास। डॉक्टर दोषी का लिखित बयान आपकी मेज पर है जज साहब। तुम गई थी या नहीं? जी, ये सच है कि हम पेट से थे। महेंद्र जी ये जान चुके थे कि तुम गर्भवती हो, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सरला दोषी को फोन किया था। क्या ये सही है? जी। और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके पिता सुरेश थे, क्या ये भी सही है? जी, ये भी सच है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक तरफ तो सुरेश आपके साथ इश्क कर रहे थे और दूसरी ओर वो पिंकी से ब्याह रचा रहे थे, सही है? जी। तो जब आपने सुरेश को बताया कि आप उनके बच्चे की माताजी बनने वाली हैं, तो क्या सलाह दी थी सुरेश ने आपको? जी, उसने अपनी जिम्मेदारी साफ निभाने से इनकार कर दी थी साहब, और कहा था कि मैं उसे भूल जाऊं, क्योंकि वो पिंकी से शादी कर रहा था। देवकी, ये तो कोई कारण नहीं हुआ वहां जाकर उन दोनों को इतनी बेरहमी से मारने का। हत्या नहीं करनी चाहिए थी आपको उनकी। नहीं साहब, नहीं, हमने उन दोनों को नहीं मारा साहब। आपने सुरेश को नहीं मारा? नहीं साहब, इस पूरे केस में हम आपके सहयोगी रहे हैं। हाँ, भले ही सुरेश ने हमें धोखा दिया, पर हमने सुरेश को नहीं मारा साहब। और पिंकी तो हमारी सहेली थी साहब। हम उसको क्यों मारेंगे साहब? नहीं साहब, हमने उन दोनों को नहीं मारा हमने उन दोनों को। एक मिनट। ये कालकोरा में एक पुराना विद्यालय है, उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के पीछे एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक गड्ढा है जिसमें कुछ गड़ा हुआ है। क्या गड़ा हुआ है उस गड्ढे में? मुझे क्या पता, हम नहीं जानते इन सब के बारे में, हमें कुछ नहीं पता। अरे आपको नहीं पता, ऐसे कैसे? मन्ने कैसे पता होगा? अरे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल रात को आप उसी गड्ढे में कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? योर ऑनर,
यही है मेरी इस रंग लगे हुए कुल्हाड़ी की कहानी। जब मुझे देवकी और सुरेश के संबंध का पता चला और इनकी गर्भावस्था के बारे में पता चला तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन्होंने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए सुरेश और पिंकी की हत्या की। किंतु मैं इन्हें हथियार समेत रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने ये कुल्हाड़ी लाजवंती जी के घर के बाहर फेंकवाई ताकि देवकी जी को लगे कि हमें हत्या का हथियार मिल गया और उसकी पुष्टि करने के लिए वो उस जगह जाए जहां इन्होंने हथियार को छिपाया था। और ऐसा ही हुआ योर। ये छोटा सा खेल मुझे खेलना पड़ा जज साहब, मैं अदालत से क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब कत्ल का असल हथियार ये कुल्हाड़ी और ऑनर जो पुराने विद्यालय के पीछे, पेड़ के पीछे, पत्थर के नीचे गड्ढे से बरामद हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि फोरेंसिक जांच भी यही कहेगी कि इस पर जो खून लगा हुआ है वो पिंकी और सुरेश का है और इस पर देवकी के उंगलियों के निशान है। देवकी, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस कुल्हाड़ी की फोरेंसिक्स रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह हत्या आप ही ने की है। या तो हम फोरेंसिक्स रिपोर्ट का इंतजार कर सकते हैं या आप इकबाल जुर्म कर सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। बहुत पुरानी कहावत है कि बुरी खबर सुनने और सुनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहेंगी देवकी जी? हमने मारा है उन दोनों को। और उन दोनों को मारकर घड़ोरा पे 2 आदमी को पैसे देकर उनकी लाश पुंड के नीचे फिकवा दी। 4 सालों से चाहती थी मैं सुरेश को। 4 साल। और उसने चुना भी तो किसे? उस पिंकी को, जिसने शादी के सारे कामकाज खुद हमसे ही करवाए, ये जाने बिना कि सुरेश उसका नहीं, सुरेश मेरा है, सुरेश मेरा था। और क्या सजा देती उन दोनों को मैं? मार डालो दोनों को मैंने। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सहन कर सकती थी मैं? लेकिन चांद प्रकाश के खून से सनी वो कुल्हाड़ी पुलिस के आने से पहले मैंने ही वो कुल्हाड़ी मंदिर के झाड़ियों के पीछे से चुरा और मेरे कंगनों में सुरेश और पिंकी का सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसी खून को मैंने किसी भी तरह उस कुल्हाड़ी में लगा दिया और उस कुल्हाड़ी को बोरी में डालकर आपके घर के सामने रख दी। महेंद्र सिंह जी को उस रात महेंद्र प्रकाश मुझसे पुल पे मिलने आया था, ये बताने कि वो मेरे और सुरेश के बारे में सब कुछ जान चुका है। इसलिए उनका अदालत में सच बताने से पहले मौका पाते ही मैंने उसे पुल से धक्का दे दिया। उसे भी मैंने मार डाला सुरेश के लिए। ताऊजी जैसा बाप सिर्फ अपनी बेटी की लंबी उम्र की कामना कर सकता है,
उसे मार नहीं सकता। ताऊजी निर्दोष है साहब। देवकी जी, ऐसा कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब जायज है, किंतु हत्या नहीं। आपका निर्णय है जज साहब। गवाहों के बयानात और हालात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सूरज प्रकाश और पिंकी उर्फ पद्मिनी प्रकाश और महेंद्र सिंह के कत्ल में देवकी चंद्र को दोषी पाते हुए ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद का हुक्म सुनाती है और पिंकी के पिता चंद्र प्रकाश को बेगुनाह पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। भरद्वाज जी। केडी साहब, वैसे तो जब मैं केस जीतू हूं तब ये बोलूं कि भाई वाह बहुत सुंदर फलाना ढिमाका, लेकिन आज सच्चाई की इस तरह जीत देखकर कहना पड़ेगा कि भाई वाकई बहुत बहुत सुंदर। भरद्वाज जी, कभी कभी जब मन में दुविधा हो तो दिल की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दिल होता तो लेफ्ट पे है, लेकिन दिल की बात हमेशा राइट होती है। मैं राइट हूं? राइट।